गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंजीनियर्स हब। आज हमारा ये पहला लेक्चर है। हम यहाँ पे एक नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम बिल्कुल थरली तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और सिलेबस हमारा जो मेन टारगेट बेस होगा, किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम आया और उसके लिए फिर हमने कोई नया कोर्स लॉन्च किया। हमारा जो कोर्स होगा या जो भी हम बैचेस लॉन्च कर रहे हैं या जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो कंप्लीट सिलेबस होगा। किसी भी एग्जाम के लिए पूरा हर चीज़ उस पर कवर होगी। ठीक है ना। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलरली आपको क्लासेस मिलेंगी, रेगुलरली आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर्स में रेगुलरली आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो अगर इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे हम मेन फोकस करने वाले हैं, या एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्स कैसे हैं, या तो आप गेट का एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे, या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे, या फिर आप किसी स्टेट का पीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे। ठीक है ना। मेनली तीन है, या फिर अगर और हुआ तो आप किसी सब इंजीनियर का एग्ज़ाम। तीन लेवल, चार लेवल्स हैं एग्ज़ाम के। पहला है अगर आपने गेट को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना। फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है गेट। सेकंड आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए स्टेट की कोई पीएससी का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है ना, स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो सकता है। और लास्ट है आपका कोई भी जेई का एग्ज़ाम। ठीक है ना। जेई का एग्ज़ाम में डिफरेंट डिफरेंट, अब यहाँ पे जेई में एसएससी जेई भी है आपका। ठीक है ना। और उसके बाद सब इंजीनियर का एग्ज़ाम भी मैं इसी कैटेगरी में लेके चल रहा हूँ। किसका? सब इंजीनियर का एग्ज़ाम भी मैं इसी कैटेगरी में लेके चल रहा हूँ। सब इंजीनियर का एग्ज़ाम भी मैं इसी कैटेगरी में लेके चल रहा हूँ, जो एमपीपीएससी एमपी में होता है। किसके थ्रू? ईएसबी के थ्रू। ठीक है ना। और पीएससी में कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया एमपी पीएससी एई का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आपका यूपी का एग्ज़ाम हो गया, यूपी पीएससी एई। उसके बाद आपका आरपीएससी का एग्ज़ाम, आरपीएससी एई। और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं। तो जो भी हम यहाँ पे सिलेबस को कवर करेंगे वो सारा का सारा सिलेबस आपका कैसा होगा, हर एग्जाम के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, मान के चलिए जैसे ये सब इंजीनियर का एग्जाम है, तो सब इंजीनियर का एग्जाम में बिल्कुल ही डिफरेंट एग्जाम आता है। मतलब आपने जो पढ़ा है, या अगर आप गेट के लिए पढ़ रहे हो, तो वो सब इंजीनियर का एग्जाम को बहुत ही मुश्किल है कि वो कवर कर पाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपसे। अगर आपने इनकी तैयारी करी है तो हो सकता है आपसे सब इंजीनियर के 50 60 70 क्वेश्चंस बन जाएं, पर उससे ज़्यादा आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ का एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, या क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना। तो अब जैसे मान के चलिए गेट, तो अब मेनली सिविल इंजीनियरिंग में 15 हैं। ठीक है ना, 15 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक चीज़ को इंक्लूड नहीं किया है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है ना। टोटल 15 सब्जेक्ट्स हैं। तो स्टार्टिंग में अगर बेस तैयार करना है या कुछ भी करना है, तो सबसे पहला एग्जाम आपका किस चीज़ का होता है? सबसे पहला मतलब सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड आपका सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस। उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट है आरसीसी। फिर आपका स्टील स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग मटेरियल। उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के तीन पार्ट हैं, एक तो मेन, फिर उसके बाद ओपन चैनल फ्लो, और ओपन चैनल फ्लो के बाद आपका मशीन्स। ठीक है ना। इसके तीन पार्ट्स हैं। उसके बाद अगला आपका आ गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद अगले 9th सब्जेक्ट आपका है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग ये हो गया। ठीक है ना। इन्वायरमेंट के बाद आपका हाईवे, फिर रेलवे और एयरपोर्ट, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आ जाएगा आपका। ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन, ये किस में आ जाएगा? वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में आ जाएगा। और लास्ट में आपका बचा सर्विंग। ऑर्डर्स में नहीं है ये कि किस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम डिफरेंट ऑर्डर्स में, पर ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमको पढ़ना है या कवर करना है। ठीक है ना। अब जो मैं आपसे इसके पहले बात कर रहा था, अगर मैं इस पे, मैंने आपसे कहा ये एग्जाम्स हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए गेट का एग्जाम है। ठीक है ना।
तो अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं इन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और अगर आप मुझसे बोलो कि सर मुझे किसी एग्जाम में सिर्फ एक सब्जेक्ट तैयार करके जाना है और मेरे पास 15 डेज हैं या 20 डेज हैं, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा आपके लिए? वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप क्या पढ़ो, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है ना? किसी भी एग्जाम का, किसी भी, कोई भी इनमें से जितने भी एग्जाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, उसमें से अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो आराम से सॉइल मैकेनिक्स 10 से 15% तक कवर कर लेता है। कितना? 10 से 15% तक किसी भी एग्जाम में। अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन किससे के होंगे? हमारे सॉइल मैकेनिक्स के। अब जैसे ये एमपीपीएससी एई का एग्जाम है, ठीक है ना, इसमें इंजीनियरिंग वाले पार्ट के, इसमें दो पार्ट्स हैं, एमपीपीएससी एई के दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना। पहला तो आपका नॉन टेक हो गया जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, किससे? एमपी से और करंट से रिलेटेड, ठीक है ना, आईसीटी वगैरह है, ठीक है ना। दूसरे आपके जो अगले अगले कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। इन 10 सब्जेक्ट्स में बिल्डिंग मटेरियल छोड़ के बाकी सारा कुछ है, ठीक है ना। एमपीपीएससी एई का जैसे एग्जाम है, इसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल नहीं आता है, क्वेश्चंस आते हैं पर डायरेक्टली कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं? 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप एमपीपीएससी एई को हम टारगेट करने वाले हैं, जिसका एग्जाम हमारा कब आने वाला है? मार्च में एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। तो उसमें हर सब्जेक्ट से बराबर बराबर क्वेश्चंस आते हैं। पर बाकी कोई भी एग्जाम हो, सबसे अच्छा एक ऐसा सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स जो कि इजी भी है और इजी होने के साथ साथ आपका स्कोरिंग भी है। और इन जितने भी मैंने यहाँ पे 15 सब्जेक्ट्स लिखे, आप मेरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, सॉइल मैकेनिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर बन गया, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने में टाइम भी लगता है, रिवाइज करने में टाइम लगता है, समझने में भले ही टाइम ना लगे, पर आप जब खुद से पढ़ने के लिए बैठोगे तो रिवाइज करने में बहुत टाइम लगेगा। तो सॉइल मैकेनिक्स एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसका फर्स्ट चैप्टर समझ लिया तो बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, क्योंकि सारा कुछ फर्स्ट चैप्टर पे ही है। एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है पूरे सिविल इंजीनियरिंग में, सॉइल मैकेनिक्स, जिसको अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को समझ लिया तो बाकी सारा कुछ आपको समझने के लिए अपने आप ही आसान हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे ही बेस्ड है, और अगर फर्स्ट चैप्टर समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। फिर आपको बार बार फर्स्ट चैप्टर पे जाके बेसिक्स बनाने पड़ेंगे, तब फिर आप किसी चैप्टर को पढ़ पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको, किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, हमारा सिलेबस जो मैं कवर करूंगा वो हर सब्जेक्ट के किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए इनफ रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम भी जो स्टार्ट करें, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? सॉइल मैकेनिक्स। तो हम जो वीडियोस अपलोड करने वाले हैं वो स्टार्टिंग हम सॉइल मैकेनिक्स से ही करेंगे। तो हम भी स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? सॉइल मैकेनिक्स से, ठीक है ना। सारा सारी चीज़ों का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब सॉइल मैकेनिक्स, हम बेसिकली अब हम सॉइल मैकेनिक्स में करने क्या वाले हैं, ठीक है ना। अब दो चीज़ें हैं, एक है कि आप किस तरीके से अप्रोच करना चाहते हो, एग्जाम के लिए अप्रोच कर रहे हो या नॉलेज के लिए। तो हमारा जो मेन टारगेट है या जो हमारा मेन एम है वो है एग्जाम क्लियर करना, और कि साथ में आपको इतना बेसिक हो जाए कि आपको अगर कोई बहुत बेसिक चीज़ पूछता है तो आपसे बन जाए। तो सॉइल मैकेनिक्स में हम बेसिकली करने के वाले हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्यों? आपको फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन करना है सॉइल के ऊपर, आपने अगर कैलकुलेट किया कि इसका जो, इसमें जो ये सॉइल, आप नॉर्मल टर्म्स में बात करते हैं कि आपने कहा कि ये सॉइल कितना बैठेगी नीचे, एकदम लेमैन लैंग्वेज में पहले बात करते हैं कि ये सॉइल कितना नीचे बैठेगी। आपने कैलकुलेट किया कि कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगले 4 महीने में ये 10 mm नीचे चली जाएगी, ठीक है ना। कोई भी बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग बनाने के बाद आपने ये कैलकुलेट करके रखा था पहले से कि 10 mm ये क्या होगा? सेटलमेंट होगी इसमें। पर अगर वो सेटलमेंट 15 mm होगी तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी वो, ठीक है ना। आपका स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी वो नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं? सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। एकदम बेसिक से चलेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। और मैं हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं रहेगा कि मैं एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करूं स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए। जितना आपके लिए ज़रूरी है उतनी ही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो, आप जब भी क्वेश्चन मुझसे पूछोगे, आप 10 बार, आप 2+2 भी पूछोगे तो वो मैं आपको बताऊंगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी एक टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे हम, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। अब सॉइल मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन हो गया, अब कंटेंट क्या है, ठीक है ना। अब मेरी आदत क्या है, जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो उसमें मेरा फर्स्ट एम रहता है कि मैं स्टार मार्किंग करता हूँ, ठीक है ना। स्टार मार्किंग कैसी है?
5 स्टार अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, अगर मैं किसी सब्जेक्ट के आगे 5 स्टार बना रहा हूँ तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं 1 स्टार बना रहा हूँ तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उससे आपका बेस बनता है, पर क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब और किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे 2+2 करते बनता है तभी आप आगे कर पाओगे 2+2+2, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मैं 5 स्टार इसलिए दे दूं कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट में कि हमारे कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टार मार्किंग है, अगर मैंने 5 स्टार बनाया है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं या फिर उससे आपका बेस बहुत स्ट्रांग बनेगा, ठीक है ना, तभी आप आगे पढ़ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपको ये टॉपिक बन गया तो पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी, बिल्कुल ईजी है, फिर तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको समझाऊंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या, और अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को बात करूं तो इसके लिए कितने स्टार्स दूंगा मैं, अगर इसको स्टार्स देना है तो कितना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको कितने स्टार्स देंगे हम, इसको हम देंगे 5 स्टार्स। चलिए 5 स्टार्स में बना ही देता हूं। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है बहुत इजी टॉपिक, ठीक है ना। एक बार मैं आपको चार्ट बनवा दूंगा, 50%, 50% से कम, 50% से ज़्यादा, कंप्रेसिबिलिटी, सारी चीज़ें मैं आपको एक बार में बता दूंगा। अगर आपने उस चार्ट को फॉलो कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन का, आपका इस टॉपिक से गलत नहीं होगा, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अब अगर इसकी बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की, तो स्टार मार्किंग में सिर्फ इसको मैं सिंगल स्टार दूंगा। इधर पे मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी इस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ये दोनों क्लब करके, ठीक है ना, ये दोनों क्लब करके आपको बेसिक्स पूरे यहाँ से ही आप बनेंगे, इस सब्जेक्ट के बेसिक्स पूरे इसी से बनेंगे। पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं इससे, उसके लिए मैं सिर्फ कितने मार्क्स, कितना स्टार दे रहा हूँ इसको, 2 स्टार। उसके बाद आगे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स में फर्स्ट चैप्टर के अलावा मैं और किसी को भी 5 स्टार नहीं देने वाला हूं, क्योंकि सारा कुछ डिपेंडेंट किस पे है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे। नेक्स्ट परमेबिलिटी एंड सीपेज भी आपका कितना है, 4 स्टार है, ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं पर रेयरली आते हैं, ठीक है ना। आपको जैसे मान के चलिए आप राजस्थान का लास्ट टाइम पे जो 2018 में शायद एई का एग्जाम हुआ था, तो उसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। तो अब डिटेल में हम तब बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर लोड लग रहा है, ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट एक आर डिस्टेंस में कितना पड़ रहा है एट डेप्थ एक्स, ठीक है ना। तो दो अलग अलग रेशियोज पूछ लिए थे, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल 2018 में क्वेश्चन आया था। तो आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर कहाँ पे इससे क्वेश्चंस आएंगे, आपके स्टेट के एग्जाम्स में, गेट के एग्जाम में कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, दोनों को मिला के आपको, इसको भी मैं कितना दूंगा, 3 स्टार। इसमें से नहीं, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे कॉम्पैक्शन को 3 स्टार और कंसोलिडेशन वाले चैप्टर को आपको मैं 4 स्टार्स दूंगा। कितने स्टार दूंगा मैं इसको, 4 स्टार। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है ना। गेट के लिए ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, कौन सा, कंसोलिडेशन। गेट के लिए कौन सा टॉपिक्स बहुत अच्छा है, जिससे बहुत अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, वो है हमारा कंसोलिडेशन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आपका 8 चैप्टर है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। इसमें आपकी एक इक्वेशन आएगी 5 स्टार इक्वेशन, उसको आपको डायरेक्ट, मतलब अगर आप सो भी रहे हो और आपको कोई उठा के 5 स्टार इक्वेशन, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, नाम दिया है मैंने उसको, या हमारे सर ने हमको जैसे पढ़ाया था वो नाम दिया, अगर 5 स्टार इक्वेशन आपसे कोई कह दे तो आप सीधे ही क्या बोलोगे,
वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर स्टार्स देंगे तो इसको भी मैं कितने स्टार्स दूंगा, 4 स्टार्स दूंगा। उसके बाद अर्थ प्रेशर, ये भी ठीक ठाक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, पर इजी है। मतलब अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपसे इसका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इजी होने की वजह से मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूँ। कितने स्टार दे रहा हूँ इसको मैं, 3 स्टार। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, ये भी कितना स्टार है, 3 स्टार। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा शैलो और डीप फाउंडेशन में। अगर बहुत पूरा मतलब अभी तक यहाँ तक हमने पढ़ी सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है ना, एक तरीके से अब यहाँ से ये एप्लीकेशन आ गई उसकी, ठीक है ना। सारे बेसिक्स हम यहाँ पे आके यूज करेंगे। जो फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे इसको फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो बाकी चीजें पता भी होंगी, तो हो सकता है आप बाकी सब्जेक्ट बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ। यहां से आपको ई की वैल्यू निकालनी हो, ई दैट इज वॉइड रेशो, ठीक है ना। तो अगर आपको वॉइड रेशो ही निकालते नहीं बना तो हो सकता है कि आप बाकी चीजें क्वेश्चन में आगे ही ना बढ़ पाओ, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां तक तो हमने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी, पर इसके बाद हम अब आ गए हमारे एप्लीकेशन वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो अब यहां से अब अगर हम बात करें तो शैलो और डीप फाउंडेशन दोनों अच्छे खासे चैप्टर हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, 4 स्टार्स। कितने, 4 स्टार्स। और लास्ट में सॉइल एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन एक्सपेंसिव सॉइल, इसको सिर्फ सिंगल स्टार देंगे। कितने स्टार देंगे इसको, 1 स्टार देंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चंस आते हैं और स्टेट वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर लेंगे या आपको एक बार समझ में आ जाएगा क्या करना है, तो क्वेश्चंस आपसे ऑटोमेटिकली इसके इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। पूरे के पूरे जितने भी 14 चैप्टर्स थे वो मैंने आपको समझा दिए कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टार मार्किंग के हिसाब से ही आपको रिवीजन। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, हम ये तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आप साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है ना। आज मैं आपको यहाँ से और अगर मैं ये चीज भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिलाओगे कि कहीं पे भी मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बीच बीच में बोलता रहूंगा। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस, अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है ना, मैंने फॉर एग्जांपल कोई फॉर्मूला लिखवाया जो अभी लिखवाया था आपको, ऐसी इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, ठीक है ना। और अगर मैंने कहा कि इसको शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना है तो आप साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में रिवाइज करने का टाइम नहीं होता, आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट 20 पेजेस में कवर करना है, जिसको आप विद इन 1 to 2 आवर्स पूरा का पूरा रिवाइज कर सको, ठीक है ना। विद इन 2 to 3 आवर्स मैक्स टू मैक्स, बड़ा सब्जेक्ट है तो 2 से 3 घंटे में आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। अब हमें आपका मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यहाँ पे 14 टॉपिक्स हैं, तो इनको टोटल पढ़ने में हमको कितना टाइम लगेगा। अगर हम टोटल पढ़ने की बात करें तो इसमें हमको क्लोज टू 90 आवर्स लगेंगे। कितना, क्लोज टू 90 आवर्स, क्लोज टू 90 आवर्स, क्योंकि हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सारे एग्जाम्स क्लियर करना है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप आराम से आपसे 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल आगे दूंगा मैं आपको। एक ऐसा क्वेश्चन आया जो किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया, और वो किसी से बना भी नहीं, ठीक है ना। वो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन, आउट ऑफ मतलब ऐसा क्वेश्चन आया ईएस में कि किसी से नहीं बना वो क्वेश्चन, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। स्टेबिलिटी नंबर या कुछ ऐसा कुछ करके था, स्टेबिलिटी नंबर नहीं था, कुछ और था। स्टेबिलिटी नंबर तो हम आगे पढ़ेंगे 10 चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है ना। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में अब सबसे पहले एक बेसिक मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बेसिक क्या है आपके लिए, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है, बहुत सारे बच्चे पूरी सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद उनको ये डिफरेंस नहीं पता होता है कि क्ले क्या है, सिल्ट क्या है, और या अगर मैं कोर्स ग्रेन सॉइल बोल दूं या फाइन ग्रेन सॉइल बोल दूं तो क्या है, ठीक है ना। आप अपने दिमाग में एक छोटी सी चीज बैठा लो, हर किसी के घर में ये चीज यूज होती है ना। वीट है हमारे पास, ठीक है ना। आप बिल्कुल सिंपल, एक है वीट, ठीक है, दूसरा है दलिया, और लास्ट में हमारे पास क्या है, वीट फ्लोर, ठीक है ना। आटा है हमारे पास, क्या है, वीट फ्लोर, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, वीट फ्लोर। तो अगर मैं कोर्स और फाइन ग्रेन सॉइल की बात करूं, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, अगर आपको ये सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है ना,
तो ये क्या है, ये हो जाएगी हमारी फाइन ग्रेन सॉइल। एक तरीके से ये कैसा एग्जाम्पल है हमारा, क्ले का। और अगर मैं सिल्ट की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक तरीके से दलिया। और वीट क्या हो जाएगा एक तरीके से सैंड। तो ये हमारी क्या सॉइल हो जाएगी एक तरीके से, कोर्स कोर्स सॉइल। ये क्या हो जाएगी हमारी फाइन सॉइल। ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक तीन चीजें, हम वीट से तीन चीजें बहुत यूज करते हैं। हमारे पास वीट है, उसको हमने दलिया में कन्वर्ट किया, और हमने उसी वीट को किस में कन्वर्ट किया, वीट फ्लोर में। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जो जिसमें हम पेड़ पौधे लगाते हैं वो एक तरीके से किस तरीके की सॉइल होती है, क्लेई सॉइल होती है। ठीक है ना। सैंड में आपने आपके घर में कभी आप सैंड पे कुछ नहीं लगाते। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस, तो यहां से आपको ये बिल्कुल ऐसी चीज है, आपको लग रहा होगा सर ये क्यों बता रहे हैं, पर मैंने एग्जांपल्स देखे, मेरे स्टूडेंट्स देखे कि पढ़ाने के बाद भी उनको ये बेसिक्स बिल्कुल नहीं पता होते कि सैंड किसको, अगर मैं उनको सैंड का एग्जांपल पूछ लूं तो वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। मैं सॉइल के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, किसी सैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। सैंड, सिल्ट और क्ले, विट ये कोर्स सॉइल है और ये फाइन सॉइल है। ठीक है ना। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो एक तरीके से इंट्रोडक्शन होता है सॉइल मैकेनिक्स का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ सॉइल। तो डेफिनेशन क्या है, सिंपल, द टर्म सॉइल in soil engineering is defined as the unconsolidated material composed of soil solid particles produced by the disintegration of rocks। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ठीक है हमने सॉइल स्टार्ट की, पर ये सॉइल बन कैसे रही है। ठीक है ना। तो सॉइल बन कैसे रही है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे लिखा है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। किसके थ्रू बन रही है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के थ्रू बन रही है। किसके थ्रू बन रही है ये, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक रॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है हमारे एक रॉक है। ठीक है ना। ये हमारी क्या है, एक रॉक है। ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, डिसइंटीग्रेशन। तो अब पहली बार में क्या होगा, धीरे धीरे करके ये सॉइल के फॉर्म में, अब ये बड़ा रॉक था, अब ये इससे किस में फॉर्म में चला गया, यहां से हो सकता है इसे कितने पार्ट्स बन जाए, ये 4 पार्ट्स में चला गया उसके बाद। ठीक है ना। ये 4 पार्ट्स में चला गया इसके बाद। ये फर्स्ट स्टेज आई। ठीक है ना। और ये फर्दर डिसइंटीग्रेट करके बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। तो यहां से रॉक से कहां पे पहुंच गए हम, सॉइल फॉर्म हो गई। क्या हो गई ये, सॉइल फॉर्म हो गई। ठीक है ना। ऑर्गेनिक भी हो सकती है सॉइल और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब क्या है, वेजिटेटिव मैटर्स हैं उसमें। ठीक है ना। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से क्या बन रही है हमारी, सॉइल फॉर्मेशन हो रही है। तो सॉइल फॉर्मेशन होता कैसा है, ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। द वॉइड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स में कंटेन एयर। अब ये जो लाइन लिखी है यहाँ पे लिखी है, पर इसको हम आगे समझेंगे। द वॉइड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स में कंटेन एयर, वाटर और बोथ। द सॉइल पार्टिकल्स में कंटेन ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब क्या है, वेजिटेटिव मैटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। बोन्स वगैरह हो गई या बाकी चीजें भी हो गई। ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएंगी, एक तरीके से हमारी ऑर्गेनिक मैटर्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सॉइल कैसे फॉर्म हो रही है, बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है ना। तो ये हो गई सॉइल की। अब डेफिनेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स क्या है, ये वर्ड सॉइल मैकेनिक्स किसने कॉइन किया था, इज बाय डॉक्टर कार्ल तरजागी इन द ईयर 1925। और उनको हम और क्या बोलते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। अब अकॉर्डिंग टू तरजागी, सॉइल मैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। अब हम सॉइल मैकेनिक्स का मतलब क्या है, कि हम अपने मैकेनिक्स के और हाइड्रोलिक्स के लॉज को किस पे लगा रहे हैं, हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे। ठीक है ना। सॉइल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, विंड का फोर्स लग रहा होगा, वाटर का फोर्स लग रहा होगा। उन्हीं चीजों को स्टडी करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हमारा क्या है, सॉइल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के और हाइड्रोलिक्स के लॉज को
टू अप्लाई कर रहे हैं किस पे, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किससे रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉइल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अब सॉइल इंजीनियरिंग क्या है, इज एन अप्लाइड साइंस, क्या है ये, इज एन अप्लाइड साइंस डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो भी आने वाली हैं, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है, अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने डिसाइड किया था कि 10 mm सेटलमेंट होगी, ठीक है ना। मैंने कहा आपने, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया, ये सुपर स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है ना, सुपर स्ट्रक्चर है। नीचे आपने फाउंडेशन बनाई, ये आपकी फाउंडेशन थी, ये आपकी फाउंडेशन क्या है, एक तरीके से सब स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका सब स्ट्रक्चर है। अब मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, आपने जो ये डिसाइड किया था कि ये कितनी सेटल होगी, 10 mm, ठीक है ना। अब आपने ये डिसाइड किया था कि ये कितनी सेटल होगी, 10 mm। बिल्डिंग बनने के बाद कितनी सेटल होगी, 10 mm। अब आपने ये कब डिसाइड किया था कि जब इसकी वाटर कंटेंट कितना रहेगा, किसी भी टाइम पे 30% से ज्यादा वाटर कंटेंट नहीं होगा, 30% से ज्यादा वाटर कंटेंट नहीं होगा, ठीक है ना। पर आफ्टर कंस्ट्रक्शन सेटलमेंट कितनी हो गई, सेटलमेंट इंक्रीज टू 5 mm, एक्स्ट्रा 5 mm, तो कितनी हो गई, 15 mm। और पर ये हुआ क्यों, जब आपने इस चीज को जाके स्टडी किया, तो आपने क्या स्टडी किया कि वाटर कंटेंट क्या हो गया था, वाटर कंटेंट बढ़ के कितना हो गया था 30, जो हमने जिसके हिसाब से कैलकुलेशन करी थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वाटर कंटेंट कितना हो गया आपका 50%, तो सेटलमेंट कितनी हो गई आपकी 15 mm। तो आपका स्ट्रक्चर फेल तो नहीं करेगा, पर जितनी उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी उतनी नहीं रहेगी। तो अब हम अगली बार जब उसके बाजू में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि वाटर कंटेंट कितना लेके चलें कि भाई 50% भी जा सकता है, ठीक है ना। और क्यों 50% गया, या तो इसको कंट्रोल करेंगे, 30 से ऊपर जाने नहीं देंगे, या फिर तो ये क्या है, एक तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे जब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे अप्लाई होगा, फॉर फाउंडेशन के लिए होगा, जैसे मैंने अभी आपको फाउंडेशन का एग्जांपल दिया। अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, अभी हम अर्थ प्रेशर पढ़ेंगे। अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, ये मान के चलिए वॉल है और इसके पीछे सॉइल है, और यहाँ से आपकी रोड्स जा रही हैं, ठीक है ना। आपकी ये वॉल है और यहाँ पे ये क्या है, आपका रोड है, तो यहाँ पे पूरा सॉइल का वेट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, एंड अर्थ स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट उसके बाद डेफिनेशन ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ये ब्रॉडर टर्म है, ठीक है ना। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड्स सॉइल इंजीनियरिंग, रॉक मैकेनिक्स एंड जियोलॉजी, तीनों चीजों को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड हो गया, अभी मैंने आपको सॉइल इंजीनियरिंग का मतलब बता दिया, वो भी इंक्लूडेड है इसमें, रॉक मैकेनिक्स भी इंक्लूडेड है, और जियोलॉजी भी है। जियोलॉजी के बेसिक्स भी हम पढ़ेंगे कहाँ पे, सर्वेइंग एंड जियोलॉजी में, ठीक है ना। सर्वेइंग और जियोलॉजी हम दोनों चीजें कंबाइन करके कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पे सर्वेइंग में मैंने जियोलॉजी ऐड नहीं किया, तो वो भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है, कोई आपसे कहे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर सॉइल इंजीनियरिंग, दोनों एक दूसरे के सिनेमन्स है ना, सिनेमसली दोनों को एक दूसरे को हम क्या करते हैं, एक ही वर्ड की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे तो आप उसको सॉइल इंजीनियरिंग बोल दो या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोल दो। तो इस पूरे उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज समझने की थी मेनली, हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, तो वो हैं कार्ल तरजागी, जिन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था इन द ईयर 1925, और उनकी एक बुक भी आई थी जिसका नाम है अर्थबव मैकेनिक्स, ठीक है ना। उस बुक का नाम क्या है, अर्थबव मैकेनिक्स, ठीक है ना। वो यहाँ पे लिखा नहीं है, वो मैंने बोल दिया। नेक्स्ट, अब हाँ अगला टर्म, ठीक है ना, इस स्लाइड पे नहीं जाते, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है ना। एक खाली स्लाइड, चलो इसी में समझा देता हूँ मैं आपको। काम करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे एक पूरा, अब यहाँ से हम सॉइल के फॉर्मेशन की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन तो ले ही चुके हैं, अब बाकी बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी स्लाइड में आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने क्या कहा, एक बड़ा रॉक था, वो डिसइंटीग्रेट होके छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ, और छोटे में हुआ, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, the process of formation of soil is known as pedogenesis, क्या बोलते हैं हम इसको, pedogenesis, the process of formation of soil is called pedogenesis,
पेडोजेनेसिस, ये टर्म है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है। क्या टर्म है? पेडोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस क्या है? मैंने कहा ना, डिफरेंट बड़े रॉक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके आप सॉइल तक पहुंच गए, तो उसको हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस। द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक। अब वेदरिंग क्या है? ठीक है ना, द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स विच मे बी कैरिड आउट आइदर फिजिकली और केमिकली। ठीक है ना, अब आपको एक बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है एक बात, इरोजन इज डिफरेंट, वेदरिंग इज डिफरेंट। ठीक है ना, इरोजन में क्या हो रहा है? सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही है। वेदरिंग का मतलब क्या है? वेदरिंग का मतलब है जैसे अभी यहां पे हो रहा था, ठीक है ना, ये रॉक था, ये छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अभी अब ये इरोजन नहीं हो रहा है, उसी जगह पे छोटे छोटे, ये सेम प्लेस पे ही है, सेम प्लेस पे ही है, तो ये क्या हो गया आपके लिए? एक तरीके से ये हो गई आपकी वेदरिंग। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती, मान के चलो ऑक्सीडेशन की वजह से चेंज हो गया या रिडक्शन की वजह से चेंज हो गया, तो ऐसे रॉक को जब चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकली वेदर्ड। अब सॉइल के फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकते हैं, एक फिजिकल वेदरिंग और दूसरा केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा रॉक था, वो छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो गया, वो छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर उससे छोटा होके एक सैंड पार्टिकल के या सिल्ट पार्टिकल के फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे फिजिकली वेदर्ड सॉइल। अगला, अब मान के चलो आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई केमिकल एक्शन हुआ, ठीक है ना, सॉइल का कलर भी चेंज हो गया। ठीक है ना, सॉइल का कलर चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल रेड सॉइल हो गई या रेड कलर हो गया सॉइल का। ठीक है ना, तो वो किस लिए वजह से हुआ होगा? कुछ ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ या लीचिंग हुई। ठीक है ना, तो उसकी वजह से चेंज हुआ, तो वो कैसी सॉइल हो जाएगी हमारी? केमिकली वेदर्ड सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, फिजिकली वेदर्ड हो सकता है या फिर केमिकली वेदर्ड। तो फिजिकली वेदर्ड का मतलब क्या है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल वेदर्ड का एक और अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मान के चलिए, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, हम हमारे पेरेंट्स के थ्रू आए, बॉर्न हुए, तो हमारे जो आदतें हैं या हमारे जो जीन्स है वो किसके जैसे है? हमारा पेरेंट्स की तरह है। ठीक है ना, तो जो फिजिकली वेदर्ड होता है वो अपने, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं या जो उसका बिहेवियर होता है वो सिमिलर होता है किसके जैसा? अपने पेरेंट रॉक के जैसे। पर उसी की जगह अगर केमिकली वेदर्ड है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक। बहुत ध्यान से समझना कि अगर फिजिकली वेदर्ड है तो सॉइल की प्रॉपर्टी और रॉक की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज जो होंगी, बिहेवियर होगा वो एक सा होगा। बट अगर उसकी जगह सॉइल केमिकली वेदर्ड है तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा दोनों की। ठीक है ना, पेरेंट रॉक से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी किसकी? हमारे सॉइल की। ठीक है ना, तो वही चीज आगे लिखी है। अब फिजिकल एजेंसी कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है वेदरिंग में? फिजिकल एजेंसी जैसे रनिंग वाटर। ठीक है ना, फिजिकल एजेंसी क्या है? रनिंग वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी की वजह से। ठीक है ना, मतलब जैसे मान के चलो ये रॉक है, इसके ऊपर आके पानी का फोर्स लग रहा है, बार बार वाटर इस पे आके हिट कर रहा है, उसकी वजह से अगर ये डिसइंटीग्रेट हुआ है तो कैसे रॉक डिसइंटीग्रेट हो गया? फिजिकली। ठीक है ना, कैसी वेदरिंग हो गई? फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा कि रनिंग वाटर, तो मैं ये ले लेता हूं एक एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल ये रॉक है, ठीक है ना, ये रॉक है, इस पे आके ये कहाँ पे है? एक रिवर के अंदर है। ठीक है ना, तो इस पे बार बार कंटिन्यूसली सालों तक, हजारों सालों तक क्या लग रहा है? कंटिन्यूसली एक वाटर का फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर से वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये डिसइंटीग्रेट होके क्या हो गया? छोटे छोटे फॉर्म में आ गया रनिंग वाटर की वजह से। तो ये कैसी वेदरिंग कहला गई आपकी? फिजिकल वेदरिंग। इसकी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों की, वन की और टू की प्रॉपर्टी दोनों सेम होंगी, क्योंकि इसकी वेदरिंग कैसे हुई है? आपकी फिजिकल वेदरिंग। और केमिकल एजेंसीज इन्वॉल्व क्या होता है? जैसे मैं अभी बोल रहा था, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकते हैं, कार्बोनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस केस में ये है आपका पेरेंट रॉक और ये है आपका डिसइंटीग्रेशन के बाद। ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी वन और टू, वन की प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल्स टू टू की
प्रॉपर्टी इस केस में, ठीक है ना। अगर दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो कैसी वेदरिंग हुई है आपकी, केमिकल वेदरिंग। केमिकल एजेंसीज क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें, केमिकल वेदरिंग हुई है। केमिकल एजेंसी क्या क्या इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड कार्बोनेशन एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इफ द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल आर सेम एज दैट ऑफ पेरेंट रॉक। मिनरल्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज नहीं होगा, मैंने वही कहा ना, प्रॉपर्टीज सेम रहती है क्योंकि मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर किसी सॉइल में एक मिनरल है ना, आयरन ले लेते हैं, चलो आयरन है, तो अगर उसकी फिजिकल वेदरिंग हुई है तो जो पेरेंट रॉक में अगर आयरन था तो जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा उसमें भी आयरन का कंटेंट सेम अमाउंट ऑफ सॉइल में सेम रहेगा, ठीक है ना। पर अगर उसकी जगह केमिकली वेदर्ड है तो हो सकता है कि आयरन का फॉर्म चेंज हो जाए या फिर आयरन से कोई दूसरी चीज बन जाए, ठीक है ना, तो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बट इफ द फॉर्मेशन इज ड्यू टू chemical weathering, its mineral constituents differ from the parent rock, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये इमेज ब्लर दिख रही होगी, पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैकेनिकल वेदरिंग या फिर फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग या फिर फिजिकल वेदरिंग। देखो इसमें क्या हुआ है, सिर्फ रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो गया है अपनी जगह से। देखो बड़ा रॉक था, छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अभी हम रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात आगे करेंगे। उसी जगह पे देखो छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया ये। तो ये कैसा है आपका, फिजिकली वेदर्ड। और केमिकली वेदर्ड में क्या हो रहा है, केमिकली वेदर्ड के केस में देखो आप, ये पोर्स बन गए, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। अगर इस पे कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा था जिसकी वजह से ये पोर्स बने, ये एनवायरनमेंट पे एक्सपोज था, उसकी वजह से कुछ ना कुछ इसमें रिएक्शन हुए। तो एक एग्जांपल देने के लिए आपको समझा रहा हूं कि ये कैसी वेदरिंग हो गई आपकी, केमिकल वेदरिंग। और इसकी प्रॉपर्टी और पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। और इस केस में देखो, जैसी पूरे रॉक की प्रॉपर्टी थी, वैसे ही उसके छोटे छोटे पार्ट्स की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जो उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है उसकी भी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, दोनों की सेम आएंगी। मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, सेम अमाउंट ऑफ मिनरल्स रहेंगे, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल में चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है ना। इफ अब अगला फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में अगला जो टॉपिक है हमारा, कि अब बहुत ध्यान से सुनना। एक पर्टिकुलर जगह पे, यहां पे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा माउंटेन है, ठीक है ना, ये छोटा सा माउंटेन है, ठीक है ना। इसके ऊपर यहां पे एक रॉक था, ठीक है ना। अब जब इसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ और अगर यहां पे ही डिपॉजिट हो गया, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद ये जो रॉक था यहां पे, ये माउंटेन है, ये क्या है आपका, माउंटेन है, और ये माउंटेन के ऊपर एक रॉक, ठीक है ना। तो केस वन क्या ले रहे हैं कि जहां पे वो रॉक था वहीं पे उसकी डिसइंटीग्रेशन होके वहीं रह गया। तो ऐसी सॉइल जो अपने पेरेंट रॉक के ऊपर ही रहती है या उसमें अपनी जगह को छोड़ती नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे लिए वो है रेसिडुअल सॉइल। पर अगर इसी की जगह ये जो सेम सॉइल है, अगर फर्दर एग्जांपल लेके चलते हैं कि 5 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद, 5 किलोमीटर के या 8 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद यहां आके डिपॉजिट हो रही है, तो इस सॉइल को हम क्या बोलने लगेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और इसको इस केस में क्या बोलेंगे, रेसिडुअल सॉइल। इसको क्या बोल देंगे इस केस में, रेसिडुअल सॉइल। क्या बोल देंगे, रेसिडुअल सॉइल। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अगर सेम जगह पे फॉर्मेशन होने के बाद, अगर रॉक इंटीग्रेट होने के बाद, रॉक डिसइंटीग्रेट होने के बाद अगर पार्टिकल सॉइल के मूव नहीं कर रहे हैं, अपनी जगह पे पेरेंट रॉक के ऊपर ही हैं, तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल।
पर अगर वो अपनी जगह से मूव करके किसी दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होती है तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो जनरल साइकिल क्या इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में? सबसे पहले होगा आपका इरोजन, उसके बाद होगा ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद होगा डिपोजिशन, उसके बाद अपहीवल और उसके बाद फिर से इरोजन। इसको मैं अब आपको समझाता हूं कैसे, ठीक है ना। अब एक चीज बस आपको ध्यान रखना है कि अगर रेसिडुअल सॉइल है तो ये खत्म हो जाएगा, अगर रेसिडुअल सॉइल है तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगी, इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, अपहीवल होगा, फिर से इरोजन होगा। एक चीज ये कब होती है, ये कब नहीं होगी? रेसिडुअल, अगर रेसिडुअल सॉइल है, अगर रेसिडुअल सॉइल है तो ट्रांसपोर्टेशन आपका नहीं होता है। अब इसको समझते हैं कैसे, पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे सॉइल फॉर्म होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वही पूछ पीछे वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, वैसे ही चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, ठीक है ना, इसके ऊपर ये रॉक था, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हुआ इसका इरोजन, या रॉक नहीं लेके चलते हैं, माउंटेन को ही लेके चलते हैं। इसका यहां से इरोजन हुआ, इरोजन होने के बाद अब ये कितना बचा, इरोजन होने के बाद जो इसकी नया शेप बचा वो सिर्फ इतना बचा, ये नया शेप बचा। इतना पूरा पार्ट वन, इसको मैं लिख रहा हूं वन, इस पूरे पार्ट को क्या लिख रहा हूं मैं, इस पूरे पार्ट को मैंने क्या लिख दिया, जिसको मैंने डार्क किया है इसको लिख दिया मैंने वन। ये वन यहां से इरोजन होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ इसका, और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद यहां आके ये डिपॉजिट हो गया। सबसे पहले इरोजन हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा, और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ इसका डिपोजिशन। अब डिपोजिशन के बाद इस पे ये आता जाएगा और धीरे धीरे करके वापस से अपहीवल होगा, अपहीवल होने के बाद इसके बाद फर्दर ये कहीं और जाके डिपॉजिट होगा, इसका भी डिसइंटीग्रेशन होगा और ये फर्दर आगे जाके फिर से डिपॉजिट होगा। तो ये साइकिल एक के बाद एक के बाद एक चलती रहती है फॉर ईयर्स, ठीक है ना, कभी खत्म नहीं होती। तो इरोजन होगा किसी भी चीज का, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसका डिपोजिशन, और फिर डिपोजिशन के बाद उसका अपहीवल, ये साइकिल। और फिर अपहीवल के बाद वापस से इरोजन, एक बार पूरा डिपॉजिट होने के बाद फिर से उसका इरोजन, मतलब अपहीवल और इरोजन साथ में चलता ही रहता है कंटिन्यूसली, लाइफ लॉन्ग है वो, ठीक है ना। क्लियर हो गई यहां तक बात, आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आपका यहाँ पे, एक बेसिक्स आपके खत्म हो गए, ठीक है ना। अब आगे की बात करेंगे कि अगर कोई सॉइल रेसिडुअल है, कौन सी सॉइल रेसिडुअल होती है और कौन सी ट्रांसपोर्टेड होती है। आपके जो एई और जेई के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये पूछे जाती है कि एओलिन सॉइल अगर है, मैंने आपसे पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल एओलिन क्या है, विंड ब्लोन है, वाटर के थ्रू है, या रेसिडुअल सॉइल है, या ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, तो ये आपको डायरेक्टली। अब यहां तक कि हमारा डिस्कशन ऐसी चीजों पे हो गया, बेसिक्स आपने समझ लिए, ठीक है ना। अब अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो दो तरीके की सॉइल है। अगर मैं सॉइल की बात करूं तो एक है आपकी, अगर मैं सॉइल की बात करूं तो पहली है आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल और एक है आपकी रेसिडुअल सॉइल, ठीक है ना। एक है आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल और दूसरी है आपकी रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल के साथ ज़्यादा इशू नहीं है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल अलग अलग एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा रनिंग वाटर, आप हमेशा से हम देख रहे हैं, आपने खुद ही देखा होगा कि अगर पानी बहता है तो उसके साथ मिट्टी भी बहती है, ठीक है ना। तो एक जगह से सॉइल दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो गई तो वो क्या हो गया, किसकी वजह से हो गई, वो रनिंग वाटर की वजह से। तो उस सॉइल को क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा हमेशा से हवा चल रही है तो मिट्टी एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे सेटल हो रही है, ठीक है ना। तो उस सॉइल को क्या बोलते हैं, विंड ब्लो, विंड के फोर्स की वजह से जो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह के बीच में ट्रांसपोर्ट हुई उसको क्या बोलते हैं। तो ये मैंने सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं। और अलग अलग एजेंसीज क्या है, जैसे कि जो आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगी उसमें सबसे पहले क्या है, वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुई सॉइल, उसके बाद विंड के थ्रू, उसके बाद ग्लेशियल डिपॉजिट, जो ग्लेशियर्स होते हैं उसकी वजह से जो सॉइल डिपॉजिट होगी, ग्रेविटी फोर्सेस की वजह से। ग्रेविटी फोर्सेस का मतलब क्या लेंगे हम, जैसे मैं अभी पहाड़ का एग्जांपल ले रहा था, ठीक है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, एक मिनट शुरू से चलते हैं। वाटर क्या है, वाटर की जैसे रिवर फ्लो कर रही है
तो आपने देखा होगा रिवर के साथ सेडिमेंट्स भी आते हैं। सेडिमेंट्स आके एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे रिवर का फ्लो या फ्लो वेलोसिटी कम होगी वहां पे वो सेटल हो जाएंगे, वो सेडिमेंट वहां पे सेटल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सेडिमेंट्स या सॉइल कहाँ से ट्रांसपोर्ट, किस वजह से ट्रांसपोर्ट होके आ गई, वाटर की वजह से। एक जगह से इरोजन हुआ, दूसरी जगह पे डिपोजिशन हुआ। अब हवा से चल के सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, विंड। जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं उनके नीचे जो डिपॉजिट होता है, उसकी वजह से जो डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं हम ग्लेशियर डिपॉजिट। ये किसकी वजह से, ट्रांसपोर्टेड बाय सॉइल। अभी आप ये एग्जांपल्स मत देखो, ये एग्जांपल्स मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है ना, अभी एग्जांपल्स मत देखो। अगला है आपका ग्रेविटी डिपॉजिट। अब ग्रेविटी डिपॉजिट का मैं एग्जांपल आपको पीछे भी दे के आ रहा था। एक बड़ा सा माउंटेन है, उसके थ्रू जो सॉइल आपकी ब्रेक होके, मान के चलो एक, हाँ ऐसे लेके चलते हैं, ये आपका माउंटेन है, यहां से सॉइल ब्रेक हुई, सॉइल ब्रेक होके आके यहाँ डिपॉजिट हो गई। तो ये मूवमेंट किस वजह से हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूवमेंट हुई। किसकी वजह से मूवमेंट हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूवमेंट हुई। तो ऐसी सॉइल जो ग्रेविटी की वजह से डिपॉजिट हुई है, ठीक है ना भाई। अब इसमें अलग अलग फोर्सेस भी लग सकते हैं, हवा की वजह से भी नीचे आ सकती है, हो सकता है ऊपर से पहाड़ से पानी नीचे आ रहा हो उसके साथ सॉइल आ जाए। पर अगर कुछ भी नहीं हो रहा है और फिर भी सॉइल नीचे आ रही है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल की वजह से डिपॉजिट होता है सॉइल। और लास्ट है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय कंबाइंड एक्शन, डिफरेंट डिफरेंट, इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड का, सेकंड थर्ड का, थर्ड फोर्थ का, फोर्थ फर्स्ट, है ना, या थर्ड फर्स्ट, किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय कंबाइंड एक्शन, कोई दो एक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स हमको पढ़नी है, लगभग लगभग 12-13 सॉइल्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में आपके रिपीट होती हैं। ठीक है ना। आपके पास 10-15 सॉइल ऐसी हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो ये मैं जो मैप लेके आया हूँ इंडिया का, ये मैप सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ कि कुछ 5-6 सॉइल्स ऐसी हैं जो मैं आपको यहीं याद करा दूँ। ठीक है ना। आपको IAS का एग्जाम देने नहीं जाना है, वहां पे तो आप डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स भी पढ़ते हो। ठीक है ना। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे या ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको पर्टिकुलर किस जगह पे कौन सी सॉइल होती है सब पता होता है। ठीक है ना। यहाँ पे हमारा पर्पस ये नहीं है, यहाँ पे हम इंडिया का मैप सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि आपको, मैं कोशिश करूंगा कि चीजें यहाँ पे ही आपको याद हो जाएं, बार बार रिवाइज ना करनी पड़े। तो कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी कि जिससे आप बार बार भूलो नहीं। ठीक है ना। तो अब मैंने आपको क्या लिखवाया पीछे, सबसे पहले आपको लिखवाया ट्रांसपोर्टेड बाय। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एक एक करके पहले मैं आपको पहले आपको मैं सॉइल बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंडिया के मैप से उसको याद कराता जाऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहली है आपकी अलूवियल सॉइल। एक एक करके अब आपको सारी सॉइल्स आपको पढ़नी है। सबसे पहली जो आपकी सॉइल है वो है अलूवियल सॉइल। ठीक है ना। तो अलूवियल सॉइल कौन सी है, इज ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अलूवियल सॉइल इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। अलूवियल सॉइल इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। ठीक है ना। तो अब अगर इंडिया में मैं एग्जांपल, आप खुद ही सोच सकते हो, मान के चलो अगर एलुवियल सॉइल कहाँ होगी इंडिया में, एलुवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी भाई, हिमालय से रिवर्स निकल के आ रही हैं। तो ये जो इंडिया का रीजन है ये वाला, यहाँ पे सबसे ज्यादा अलुवियल सॉइल होगी, सबसे ज्यादा अलुवियल सॉइल होगी। आप जब अलग से मैप स्टडी भी करोगे ना सॉइल के लिए, डिफरेंट सॉइल्स इन इंडिया, तो भी आपको अलुवियल डिपॉजिट यहीं पे मिलेगा। क्यों, अलुवियल सॉइल का मतलब क्या है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। और यहाँ पे डिफरेंट रिवर्स है पूरा का पूरा। एक आपने ये बेल्ट देखा जहाँ पे पंजाब में भी है, ठीक है ना, 5 रिवर्स हैं वहाँ पे भी। और यहाँ पे अलुवियल सॉइल में ज़्यादा आपको यहाँ मिलेंगी। तो इसका एग्जाम्पल, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आपके दिमाग में एक इमेज बैठ जाए। तो अलुवियल सॉइल्स कहाँ पे मिलेंगी आपको, एक इस रीजन में। ठीक है ना। और अलुवियल सॉइल कौन सी सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। पहली सॉइल आपकी कंप्लीट। अब उसका बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। अलुवियल सॉइल, इट इज द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। अभी मैंने आपको कहा ना सेडिमेंट साइज,
यहाँ से रिवर ने फ्लो करना स्टार्ट किया एक पॉइंट से, इसमें कुछ सेडिमेंट्स थे, फिर जब रिवर की वेलोसिटी का आगे जाके स्लो हो गई, लो वेलोसिटी हो गई, तो ये जो पार्टिकल्स थे यहाँ पे सेटल हो गए बॉटम में जाके। तो ये जो सेटलमेंट होगी इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, अलूवियल सॉइल। ठीक है ना। अब ये कैसी सॉइल है आपको, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक तरीके से आपको समझ में आ रहा है, फिजिकली वेदर्ड है ना, और रेसिडुअल सॉइल बिल्कुल नहीं है। कैसी सॉइल है, फिजिकली वेदर्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो जो भी अलूवियल सॉइल का एग्जांपल आपको अगर आपको लिख दिया, अलूवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है, तो आप उसको क्या बोलोगे, ट्रांसपोर्टेड, फिजिकली वेदर्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। कैसी सॉइल बोलोगे, फिजिकली वेदर्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। फिजिकली वेदर्ड क्यों, कौन सा फोर्स लग रहा है, रनिंग वाटर का। जैसे मैंने आपको पीछे रॉक बना के दिखाया था जिसपे पानी का बार बार फोर्स लग रहा था, वाटर का, रनिंग वाटर का, वो डिसइंटीग्रेट होकर छोटे सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और वो सॉइल भी आगे जाके ट्रांसपोर्ट हो गई। ठीक है, पहला आप सबको समझ में आया। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लैक्रोस्ट्राइन सॉइल। नेक्स्ट इज लैक्रोस्ट्राइन सॉइल। सिंपल याद रखो, इसका हम एग्जांपल लेके चलेंगे भोपाल से। भोपाल को हम क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है ना। तो लैक्रोस्ट्राइन सॉइल, जो लेक के बॉटम में जो सॉइल जमी हुई है किसी भी लेक के, उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्रोस्ट्राइन सॉइल। सॉइल सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द स्टिल वाटर। अब यहाँ पे रनिंग वाटर नहीं है, क्या है, रनिंग वाटर नहीं, इट इज द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन स्टिल वाटर लेक। तो इसका एग्जांपल हम कैसे लेके चलेंगे, लैक्रोस्ट्राइन सॉइल का एग्जांपल अगर इंडिया में लेके चलेंगे तो कहां पे लेके चलेंगे, कहां पे लेके चलेंगे, मैंने आपसे क्या कहा, भोपाल का अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो भोपाल में सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे कैसी सॉइल होगी आपकी, यहाँ पे मैं से 1 2 लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं। और भोपाल के लिए मैंने कौन सी सॉइल मिलेगी भोपाल में हमको, लैक्रोस्ट्राइन सॉइल, मैंने वहां पे 2 लिख दिया। अलूवियल सॉइल को भी रफ कर देता हूं और वहां पे मैं क्या लिख देता हूं, 1। इंडिया के इस पार्ट में आपको कौन सी सॉइल मिल गई, 1, दैट इज अलूवियल सॉइल। 2 सॉइल आपको अब आपसे कभी दिमाग से नहीं निकलेगी। ठीक है ना, इसलिए हम इंडिया का मैप यूज कर रहे हैं, कोई प्रिसाइज चीज नहीं कर रहे हैं, पर इंडिया का मैप हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम एग्जाम में हमें क्लिक कर जाए चीजें। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी थर्ड टाइप ऑफ सॉइल क्या है, हमारी मरीन सॉइल। नाम से ही समझ में आ रहा है कहाँ पे डिपॉजिट होगी ये, मरीन सॉइल कहाँ डिपॉजिट होगी, सी के पास। ठीक है ना, इट इज द सॉइल डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन सी वाटर। सी वाटर के थ्रू जो सस्पेंशन आएंगे या फिर सेडिमेंट्स आएंगे, उनका जहां पे सेटलमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मरीन सॉइल। मरीन सॉइल डिपॉजिट्स आर मेनली confined along a narrow belt near the coast. The marine clay are soft and highly plastic. अब ये सॉफ्ट एंड हाईली प्लास्टिक, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बतानी थी उसकी तो बता दिया, पर हाईली प्लास्टिक और सॉफ्ट ये सारी चीजें हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में। और मरीन सॉइल का एग्जांपल आप कहीं पे भी ले सकते हो। अगर इंडिया में आपको मरीन सॉइल का एग्जांपल लेना है तो ये जो रीजन है, कहीं पे भी आपका कैसी सॉइल डिपॉजिट हो जाएगी, आपकी मरीन सॉइल डिपॉजिट हो जाएगी नियर द कोस्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल है आपकी एओलिन सॉइल। अब एओलिन सॉइल क्या है, अब हमने वाटर, रनिंग वाटर की बात कर ली, स्टिल वाटर की बात कर ली और सी वाटर की बात कर ली। अब हम तीसरी बात करने वाले हैं विंड की। अब विंड के थ्रू जो सॉइल डिपॉजिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट होती है, उसको हम बोलते हैं एओलिन सॉइल, उसको हम बोलते हैं एओलिन सॉइल। इसका अगर हम एग्जांपल लें, एओलिन सॉइल को समझने के लिए अगर इंडिया के मैप में समझना है तो कहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेंगे एओलिन सॉइल का, एओलिन सॉइल हम अब इसको राजस्थान वाले रीजन में ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ही आपको विंड ब्लोन सॉइल मिलेगी, तो इसको मैं लिख देता हूँ 4, ये सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है ना, 4 क्या हो गया आपका, एओलिन सॉइल। तो एओलिन सॉइल में क्या लिखा है, इट इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, फिजिकली वेदर्ड, एंड विंड इज द एजेंसी। मैंने कहा था ना, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकली वेदर की डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज क्या हो सकती हैं, वाटर हो सकता है, विंड हो सकती है। तो एओलियन सॉइल कौन सी सॉइल है, विंड ब्लोन, फिजिकली वेदर्ड
रेसिड, और फिर ये रेसिडुअल सॉइल नहीं है, कौन सी सॉइल हो जाएगी ये, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसका एक और एग्जांपल आता है हमेशा, लोएस, ठीक है ना, लोएस सॉइल नहीं है, इज एन एग्जांपल ऑफ एओलिन। याद रखना, एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं, एओलिन सॉइल का एग्जांपल क्या है, लोएस सॉइल। नेक्स्ट, कोलोवियल सॉइल इज आल्सो नोन एज तालुस। कोलोवियल सॉइल का कौन सी एजेंसी कर रही है, या क्या है, ग्रेविटी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्रेविटी का, ठीक है ना। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रही है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं कलोवियल सॉइल। और कलोवियल सॉइल इज आल्सो नोन एज तालुस, कभी कभी एग्जाम में सेकेंड नाम से भी आ जाती है, कलोवियल सॉइल इज आल्सो नोन एज तालुस सॉइल। अब अगर इसका इंडिया में एग्जाम्पल लें, तो इंडिया में एग्जाम्पल कलोवियल सॉइल का कहाँ पे मिलेगा, हमारा उत्तराखंड वाला रीजन, ठीक है ना। ये वाला रीजन हमारा किस सॉइल का हो जाएगा, हमारा उत्तराखंड वाला रीजन, जहाँ पे पहाड़ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू सॉइल नीचे आके डिपॉजिट हो रही है, ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे, कोलोवियल सॉइल। इसका एग्जांपल हम कहाँ ले सकते हैं, हमारा उत्तराखंड वाला रीजन या फिर हिमाचल वाला रीजन, ठीक है ना, ये सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो फिफ्थ सॉइल हमें कहाँ पे मिल रही है, हमारा उत्तराखंड वाले रीजन में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला है ग्लेशियल सॉइल। जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स होंगे उसमें जो सॉइल होगी वो क्या होगी, ग्लेशियल सॉइल। इट इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आइस। अगर आइस के थ्रू कोई सॉइल ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल सॉइल। इसका एग्जांपल, अब अगला अगला हम बात करेंगे हमारा, अब पहली बात आपको मैं आपको एक बात है हमारे दिमाग में, जो कि इंडिया का एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, ये मैं याद रखने का तरीका है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें पढ़नी है कौन सी सॉइल, मार्ल। और ये कहाँ पे मिलेगी हमें, ये क्या है, एक तरीके से बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से रिच सॉइल होती है ये, ठीक है ना, रिच सॉइल होती है। तो ये कहाँ पे मिलेगी आपको, एक ही जगह पे इंडिया में मिलती है, जो है बैरन आइलैंड्स, ठीक है ना। इंडिया का एक ही एक्टिव वॉल्केनो है अंडमान एंड निकोबार में, दैट इज बैरन आइलैंड्स। और वहां पे ये सॉइल मिलती है कौन सी, मार्ल। और ये क्या है, एक तरीके से रिच सॉइल है, ठीक है ना। कहाँ पे मिलेगी, हमारे बैरन आइलैंड्स में, इंडिया के ओनली एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का जहां पे है, वहां पे क्या मिलेगी हमारी, मार्ल सॉइल, MARL। अगर इसकी बात करें तो क्या है, मार्ल, इट इज अ फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल ऑफ मरीन ओरिजिन, ठीक है ना, विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ बोन्स एंड एक्वेटिक लाइफ, ठीक है ना। आपने ये डिपॉजिट ऐसा है जो थोड़ा सा मरीन ओरिजिन की वजह से या बोन्स से जो सॉइल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्ल। नेक्स्ट, बेंटोनाइट सॉइल, इट इज केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक एश। अब वॉल्केनिक एश जो होता है उससे जो सॉइल, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंटोनाइट। इट इज ऑल्सो अ क्ले। अब यहां से हम ये जो 5 6 7 सॉइल हो गई, ये तो मैंने आपको कहां से बता दी, इंडिया के मैप से। अभी ब्लैक कॉटन सॉइल भी बता दूंगा। नेक्स्ट है आपकी बेंटोनाइट सॉइल, भी कहां से बनेगी, वॉल्केनिक एश जो है या राख जो है उससे जो सॉइल बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, बेंटोनाइट सॉइल, ठीक है ना। विच कंटेन्स हाई मॉन्ट मोनालाइट। ये मॉन्ट मोनालाइट जो यहाँ पे लिखा है MM, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन आगे करेंगे, ठीक है ना। इट इज हाईली प्लास्टिक एंड हैव, ये प्लास्टिक का मतलब भी, प्लास्टिक सॉइल का मतलब भी आपको आगे समझ में आएगा, एंड हैव हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। अभी मॉन्ट मोनालाइट प्रेजेंट है, उसी की वजह से स्वेलिंग और श्रिंकेज ज्यादा आ रहा है, पर इसके बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तब यह पॉइंट आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि बेंटोनाइट क्या है, केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक एश, केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक एश, ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, बेंटोनाइट सॉइल। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। अब ब्लैक सॉइल का अगर इंडिया में एग्जांपल लेना हो तो सेंट्रल इंडिया है ना, सेंट्रल इंडिया में ब्लैक कॉटन सॉइल का डिपॉजिट है, ये भी क्या है, एक तरीके से वॉल्केनिक इरोजन की वजह से, ठीक है ना। इट इज अ रेसिडुअल सॉइल कंटेनिंग अ हाई परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल मॉन्ट मोनालाइट। इसकी बात हम आगे करेंगे। बेंटोनाइट सॉइल में मॉन्ट मोनालाइट प्रेजेंट है और ब्लैक सॉइल में भी। इट इज डार्क इन कलर एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इसके साथ भी है, ठीक है ना। तो अगर ब्लैक कॉटन सॉइल को या ब्लैक सॉइल को याद रखना है तो कहां पे मिलेगी आपको ये इंडिया के मैप में, ये कहां पे मिलेगी आपको, ये सेंट्रल इंडिया,
ठीक है ना। सेंट्रल इंडिया जो आपका इंदौर और उज्जैन वाला रीजन है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, आपकी ब्लैक कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। सदर्न इंडिया में भी प्रेजेंट है, पर मेन इसका जो डार्कर वर्जन प्रेजेंट होता है वो सेंट्रल इंडिया में, ठीक है ना। जो मैं आपको इंडिया का मैप दिखा रहा हूँ वो मेन आपको सिर्फ याद रखने के लिए चीजें, ठीक है ना, कि मार्ल आए तो आपको याद रहे, बेंटोनाइट आए तो आपको याद रहे, ठीक है ना। अब अगला है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या है, आपने अब ये एक ऐसी जगह पे प्रेजेंट होगी जहां पे ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है ना। लेटराइट सॉइल कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें फिजिकली, यहाँ पे केमिकली कंपाउंड्स है आयरन ऑक्साइड के और एल्यूमिनियम, क्या है, लीचिंग की वजह से, वॉशिंग आउट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है ना। लीचिंग की वजह से जो सॉइल बनती है उसको हम बोलते हैं लेटराइट सॉइल। अब इंडिया में ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, इंडिया में ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो मैंने क्या कहा, जहां पे ह्यूमिडिटी है। तो रेड सॉइल जो होती है वो किसकी वजह से बनती है, लीचिंग की वजह से। ये वाला जो रीजन है आपका, कोस्ट के पास ही आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, तो यहां पे कौन सी सॉइल मिलेगी आपको, लेटराइट, लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल मिलेगी आपको, लेटराइट सॉइल। किसकी वजह से बनती है, लेटराइट लीचिंग की वजह से। और लीचिंग क्या है, लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग आउट ऑफ केमिकल। इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, रीजन मैंने आपको बता दिया। कहाँ पे मिलेगी ये, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। नेक्स्ट सॉइल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पीट एंड मक, ठीक है ना। अब मक क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन ऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोजिट ऑर्गेनिक मैटर। दीज सॉइल्स आर जनरली फाउंड इन एरिया हैविंग इन डेफिशिएंट सीवेज फैसिलिटी। या आप, ये कौन सी सॉइल हो गई, मक। जैसे आपने कभी देखा होगा कि फ्लडिंग हो जाती है रिवर की, और फिर बाद में रिवर अपनी जगह पे वापस चली गई, तो जो सॉइल का डिपॉजिट आपको बाहर आके दिखता है ना, हल्का डार्क कलर में, उसको हम क्या बोलते हैं, मक। इसका मैंने आपको एक इमेज भी लगा के दी हुई है पीछे। ये क्या है आपका, मक सॉइल, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अगला पीट। ये एंटायरली कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर, इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सॉइल मतलब वेजिटेटिव मैटर्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मेटल मटेरियल प्रेजेंट है। इट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल विच almost entirely consist vegetative matter in different stages of decomposition. It colors varies from black to dark brown and it gives organic order. Organic order जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह का जैसे ऑर्डर होता है ना, ऑर्गेनिक ऑर्डर आएगा इससे, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किस चीज का, पीट। ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, पीट सॉइल का, ठीक है ना। एंटायरली कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स, डार्क ब्लैक और ब्राउन कलर में रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, लूम। अब लूम कौन सी सॉइल है, ये तीन सॉइलों का कॉम्बिनेशन है, इतना बस आपको पता होना चाहिए, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, लूम। सैंड, सिल्ट एंड क्ले। टफ भी क्या है, एक तरीके से वॉल्केनिक एक्सप्लोजन की वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टफ। इट इज अ फाइन ग्रेड स्लाइटली सीमेंटेड particle ejected from volcanoes during the explosion which may be transported due to wind and water. अब नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो है पीट और मक। अभी मैंने आपको बताया ना, ये है कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स, ठीक है ना। और मक क्या है, अगर आपको इसका, अगर इस सॉइल को अगर प्रैक्टिकली समझना है तो आपने कभी ना कभी रिवर की ओवरफ्लडिंग देखी होगी, ठीक है ना। उसके बाद जब रिवर वापस जाती है और जो सॉइल वहां पे डिपॉजिट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा मक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन को, इन दोनों को और क्या बोलते हैं, क्यूमुलस सॉइल। इन दोनों को और क्या बोलते हैं हम, क्यूमुलस सॉइल। याद रखना, कोलोवियल सॉइल को हम बोलते हैं तालुस सॉइल, और पीट और मक को और क्या बोल सकते हैं हम, क्यूमुलस सॉइल, ठीक है ना। यहां तक आपको मैंने डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स के बारे में पढ़ा दिया। अब कल का जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो कल के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट करेंगे, या थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। यहां से आपके बेसिक स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो क्वेश्चंस थे, मान के चलो आपका स्टेट का पीएससी का एग्जाम है, ठीक है ना। अलग अलग सॉइल्स के बारे में पूछता है कि अलोवियल सॉइल किसको बोलते हैं, लैक्स्ट्राइन किसको बोलते हैं,
या मरीन ओरिजिन की सॉइल का एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपके बेसिक स्टार्ट होंगे पूरी सॉइल मैकेनिक्स के, और इधर से फिर अब जो हम बेस बनाएंगे वो हमारे पूरे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं, और इस सेशन को आप अच्छे से रिवाइज करना। कुछ क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर्स के अगर आपके पास हैं तो आप सॉल्व करना। 5-6 क्वेश्चन मैं स्लाइड में ऐड करके कल आपको मैं करा दूंगा, और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।